कनेक्शन नहीं किया इंटरनेट से तो टाइम उतना नहीं लगेगा, फटाफट होगा। तो सबसे सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं? अगर मैथमेटिक्स के किसी बंदे से पूछे कि सर्किल का मतलब क्या है, व्हाट इज द लोकस ऑफ सर्किल, कैसे डिफाइन करोगे सर्किल को? हाउ डू यू डिफाइन ए सर्किल? जगह से सेम रेडियस का सेम, इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। द गिवन पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, द गिवन डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। ठीक, सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग लाइक इट इज इक्विडिस्टेंट from a given point called center at all the times, and that given distance is called radius, then the location of the particle is a circular motion, circle, ठीक है, and the motion is called circular motion। लेकिन अगर यही सर्कुलर मोशन कांस्टेंट स्पीड से हो तो हम उसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की क्या डेफिनेशन है? कि व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉलोज अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। क्यों नहीं है बताइए? वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? स्पीड तो कांस्टेंट है क्योंकि डायरेक्शन चेंज। ठीक है, द वर्ड यूनिफॉर्म रेफर्स टू स्पीड एंड नॉट द वेलोसिटी विच इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मोशन। ठीक है, बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में क्लियरली यहाँ पे लिख दिया जाए कि इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। एक और पॉइंट लिख दूँ इसके बारे में कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन dv by dt का मोड नॉट इक्वल टू 0 है, बट मोड ऑफ v का d ऑफ dt 0। इसका क्या मतलब हुआ? चेंज इन स्पीड 0 है, चेंज इन स्पीड नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड 0, चेंज ऑफ स्पीड ऑब्वियसली 0, स्पीड कांस्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड्यूलस? मॉड्यूलस ऑफ v का मतलब होता है स्पीड। आप समझ रहे हैं? और स्पीड तो चेंज हो नहीं रही, स्पीड क्या है बताइए? कांस्टेंट। ठीक, तो dv बाई dt क्या होगा बताइए? dv का मोड ऑफ dt क्या होगा? 0 होगा क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मोड ऑफ एक्सेलरेशन। हुआ कि नहीं हुआ? dv वेक्टर बाई dt को हम एक्सेलरेशन कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो मोड ऑफ एक्सेलरेशन 0 नहीं है भाई, मोड ऑफ एक्सेलरेशन 0 नहीं है भाई। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्यों है? वाई एक्सेलरेशन इज नॉट 0? चेंजिंग एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग। क्योंकि डायरेक्शन लगातार क्या कर रहा है बताइए? तो अगर डायरेक्शन लगातार चेंज कर रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज कर रही है। ठीक, ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें जो ब्लू कलर से पाथ बना हुआ है ये सर्किल का पाथ है। पार्टिकल इस पाथ पे जा रहा है, तो ये जो आपके सामने ब्लू लाइन बनी हुई है ये पाथ है पार्टिकल की। इसमें कोई दिक्कत? आर रेडियस है। क्या है? आर रेडियस। सी क्या है? सेंटर। अब ये पी पॉइंट से पी डैश पॉइंट की तरफ जा रहा है। पी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी v है, याद रखिए बोल्ड लेटर है, तो इसका मतलब क्या है? v वेक्टर। ठीक है, ये जो टर्म दिख रहा है यहाँ पे ये v वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? v डैश वेक्टर, जो इसकी वेलोसिटी कहाँ पे है? पी डैश पॉइंट पे। ठीक है, तो इसका मतलब v डैश वेक्टर है। ठीक, हालांकि मैं बताऊँ कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं यानी v वेक्टर और v डैश वेक्टर, इन दोनों का मोड क्या होगा बताइए? सेम होगा। ठीक है, लेकिन ये अलग अलग वेक्टर्स क्यों दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है बताइए? डिफरेंट है। बोलिए, समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ पे जो रेडियस वेक्टर है वो भी अलग दिखाया जा रहा है। क्यों अलग दिखाया जा रहा है? वाई इट इज कॉल्ड आर डैश वेक्टर एंड वाई इट इज कॉल्ड आर वेक्टर, क्योंकि रेडियस भी वेक्टर क्वांटिटी है। आपको मैं बताऊँ, रेडियस वेक्टर की जो दिशा होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है। रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है? लिख देता हूँ, रेडियस वेक्टर इज रेडियली आउटवर्ड्स, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ। जब आप एक सर्किल की बात करते हैं तो रेडियस के दो डायरेक्शंस हो सकते हैं। अगर आप इस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो इसको आप रेडियली आउटवर्ड कहेंगे, और अगर आप इस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो आप इसको रेडियली इनवर्ड कहेंगे। अभी बोली, समझ में आया? ये है रेडियली इनवर्ड और ये है, जो नहीं समझ में स्पष्टता से पूछ लेंगे, आउटवर्ड। तो जो रेडियस वेक्टर है अपना, इसकी डायरेक्शन सेंटर से बाहर की तरफ होगी। कोई दिक्कत? बाहर जाएगी, बाहर क्या, रेडियस से तो वहीं तक रहेगा ना, सेंटर से वहाँ तक खींचा जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, और क्या दिखाया जा रहा है बताइए? डेल्टा आर वेक्टर क्या है? अब अगर थोड़ी देर के लिए सेंटर को हम ओरिजिन मान लें तो क्या हम इस पी पॉइंट को का जो वेक्टर खींचा गया है इसको हम सी पी वेक्टर को क्या हम पोजीशन वेक्टर 1 कह सकते हैं? मेरा कहने का मतलब है
कि अगर हम C को मान लें ओरिजिन, क्या मान लें, देन आपका ये जो R वेक्टर दिख रहा है, यानी कि जो CP वेक्टर दिख रहा है, क्या हम इसको इनिशियल पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं? बोलिए कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? और उसी तरह से जो R डैश वेक्टर है तो फाइनल यानी CP डैश वेक्टर है, उसको हम फाइनल पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं क्या? बोले कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? ठीक है, तो बताइए जो डेल्टा R वेक्टर यहाँ बना हुआ है, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो डेल्टा R वेक्टर है, जहाँ बोल्ड लेटर दिखे समझ लीजिए वेक्टर है, समझ गए? तो डेल्टा R वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर एट P माइनस पोजीशन वेक्टर एट P डैश, जिसकी बात हम R और R डैश से कर रहे हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो कॉल इट R माइनस R डैश। इतना समझ में आ रहा है? अब देखिए इस वेलोसिटी को यहाँ से उठाया गया है, गौर से देखिए, ये जो आपको वेलोसिटीज दिख रही हैं, बिल्कुल सही बोला इसने। क्या भैया बाकी लोग सो रहे हो? RP डैश माइनस RP यानी R डैश माइनस, तो इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब इस डायग्राम को देखिए गौर से, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है अभी दिखा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा डायग्राम देखिए, ठीक है। इसमें क्या किया गया, इस वेलोसिटी को यहाँ से उठाया गया V वाली, जहाँ दोबारा बनाया गया V डैश वेलोसिटी को यहाँ से उठाया गया, दोनों को टेल टू टेल बनाया गया। तो अगर दोनों वेक्टर को टेल टू टेल बना दे तो ये वाला जो वेक्टर होगा ये V डैश माइनस V वेक्टर को दिखलाएगा नहीं दिखलाएगा, ठीक है। तो ये जो डेल्टा V लिखा हुआ है इसका मतलब क्या बताइए, व्हाट इज डेल्टा V हियर? यस, डेल्टा V इज V डैश वेक्टर माइनस V वेक्टर, सही है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे? अरे भैया स्पीड नहीं चेंज हुआ लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ वेलोसिटी? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रहा है वेलोसिटी? इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, देख रहे हैं ना, लेंथ दोनों का बराबर बना हुआ है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये चेंज इन वेलोसिटी होगी। अच्छा ये एंगल यहाँ जो लिखा हुआ है, इस एंगल का नाम क्या होता है? इस एंगल को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। याद रखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा रेडियन में लिखना है, ठीक है। किस में लिखना है? किस में लिखना है? तो डेल्टा थीटा इज व्हाट? डेल्टा थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जितना एंगल ये ट्रेस करेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते हुए। अब ये बताइए क्या आपने ये रूल कभी ज्योमेट्री में पढ़ा है कि अगर दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल थीटा होगा? और अगर नहीं पढ़ा है तो आप अभी मेरे से पढ़ लीजिए, ठीक है। दो लाइंस के बीच में जितना एंगल होता है उतना ही एंगल उसके परपेंडिकुलर के बीच में होगा और उतना ही एंगल उनके पैरेलल्स के बीच में भी होगा। समझ में आ गई बात? वैसे आप ज्योमेट्रिकली इसको और भी प्रूव कर सकते थे, V और V डैश के बीच का एंगल, ठीक है, बट ये याद रखिए हमेशा काम आएगा। तो बताइए V डैश और V के बीच का एंगल भी कितना हो गया? वही डेल्टा थीटा हो गया, क्योंकि उनके परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल भी डेल्टा थीटा बन रहा है। इस चित्र में जो भी कुछ बताया समझ में आ गया? अब गौर से आप देखिए आपका जो डेल्टा V वेक्टर आ रहा है उसको अगर आप उठा के यहाँ पर रख दें तो क्या वो सेंटर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, सेंटर की तरफ आ रहा है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ऑल ऑफ दिस। आप गौर से देखिए कि आपका जो डेल्टा V वेक्टर आ रहा है यानी चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज रेडियली इनवर्ड्स। बोलिए समझ में आया? क्या लिखा है मैंने? डायरेक्शन ऑफ डेल्टा चेंज इन वेलोसिटी इज रेडियली इनवर्ड्स। अब इस पिक्चर को अच्छे से देख लीजिए, इसमें कुछ पूछना है किसी को? डेल्टा थीटा इसलिए लिखा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, थीटा नहीं लिखा मैंने। थीटा भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है लेकिन उसको जनरली आप चेंज को किससे दिखलाती है? डेल्टा से दिखलाती है। किसी पर्टिकुलर लाइन से अगर हम एंगल नाप रहे हैं, मान लीजिए, अच्छा सवाल है आपका, मान लीजिए हम किसी पर्टिकुलर लाइन से एंगल नाप रहे हैं, जैसे ये लाइन हो गया, पार्टिकल अभी यहाँ है, थोड़ी देर के बाद पार्टिकल यहाँ है, समझ रही हैं आप? ठीक, अब ये पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन है ना, यहाँ पर पार्टिकल पहले था और ये एंगल था मान लीजिए थीटा 1, और फिर पार्टिकल घूम के यहाँ पे चला गया और इसकी नई एंगुलर पोजीशन हो गई थीटा 2। तो आप इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये जो लिखेंगे कितना लिखेंगे बताइए? व्हाट इज डेल्टा थीटा? इट इज थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट का एनालॉजिकल यूज़ हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट आप कैसे लिखते हैं बताइए? x2 माइनस x1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। उसी तरह से थीटा को आप क्या लिखेंगे बताइए? फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन। तो थीटा 1 जो है इसको आप कह सकती हैं कि ये आपका इनिशियल एंगुलर पोजीशन है, और थीटा 2 ऐसी फाइनल एंगुलर पोजीशन है। बोलिए समझ में आ रहा है? फाइनल एंगुलर पोजीशन,
एंड व्हाट इज डेल्टा थीटा? डेल्टा थीटा के बारे में मैंने बता दिया, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और कुछ पूछना है किसी को? ध्यान से देख लीजिए, इस डायग्राम में कुछ पूछना है किसी को? सर कोई पेंडिकुलर कांसेप्ट तो और बताता। दो लाइंस के बीच में अगर एंगल थीटा बन रहा है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल थीटा बनेगा, उनके पैरेलल के बीच में एंगल थीटा बनेगा। सिंपल सी बात है। If angle between two lines is theta, then angle between their perpendiculars and parallels is also theta. लिख दिया। और बोलिए, अब आगे बढ़े। चलिए सेकंड डायग्राम पे आ जाइए। क्या देख रहे हैं आप इसमें बताइए? सब कुछ वही देख रहे हैं। फिर से आप देखिए, फिर से आपका डेल्टा वी किधर पॉइंट कर रहा है? सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो इसने वेक्टोरियली ये प्रूव करने की कोशिश किया है कि आपका जो डेल्टा वी आएगा यानी चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर आएगा वो हमेशा किधर की तरफ पॉइंट करेगा बताइए? सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा, और कुछ भी नया नहीं। तो अगर बताइए चेंज इन वेलोसिटी पॉइंट कर रहा है सेंटर की तरफ, तो एक्सेलरेशन वेक्टर किधर पॉइंट करेगा? वो भी सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, तो सेकंड डायग्राम में आपको क्या सिखाया जा रहा है? आपको ये सिखाया जा रहा है वेयर एवर यू चूज इनिशियल and final position, delta v vector यानी change in velocity vector is directed towards center। ये समझ में आ गया यहाँ से? तीसरे डायग्राम में क्या दिखा रहा है आपको बताइए? अब चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम होता है मोटा मोटा एक्सेलरेशन। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन? द बेसिक मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सो एक्सेलरेशन वेक्टर का मतलब ब्रॉडली होता है भैया डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। चाहे आप एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें, चाहे आप इंस्टेंटेनियस की बात करें। इंस्टेंटेनियस भी यही होता है। अंतर ये होता है कि इसमें डेल्टा टी इंटरवल जो टाइम का होता है वो क्या करते हैं? बहुत 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 छोटा लेते हैं। यही होता है ना। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन में कोई अंतर नहीं है। तो इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है तो इसका मतलब क्या हुआ? देन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ डेल्टा वी वेक्टर। हाँ या ना? और डेल्टा वी वेक्टर किधर बताइए? रेडियली इनवर्ड्स। तो इन तीन चित्रों के माध्यम से ये प्रूव हो गया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, अब इसको लाल रंग से बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म circular motion is radially inward। ठीक है, ये प्रूव हो गया कि रेडियली इनवर्ड होगा, और इसी वजह से इसका नाम होता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल का पूरा नाम होता है सेंट्री मतलब सेंटर, पेटल मतलब सीकिंग, जो सेंटर को ढूंढता है। ठीक है, देयरफॉर कॉल्ड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। कहाँ है रिमोट? ये लड़का जीने नहीं देगा भाई, वहीं बंद हो रहा है, मना कर रहा है बंद होने से। आर का डायरेक्शन किधर होता है? रेडियली आउटवर्ड। एक्सेलरेशन का इनवर्ड और v का टेंजेंट। वी वेक्टर टेंजेंशियल, समझ गए? टेंजेंट की तरफ, और एक्सेलरेशन वेक्टर रेडियली इनवर्ड्स। लेकिन याद रखिए मैं केवल और केवल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ, मैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी डिस्कशन नहीं कर रहा। अभी पढ़ाऊंगा थोड़ी देर बाद। मैं सर्कुलर मोशन जब शुरू करता हूँ तो पूरा खत्म करता हूँ। ये लोग जब पढ़ा के छोड़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके बाद ये रोटेशनल मोशन में पढ़ाते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, मैं जहाँ से शुरू करता हूँ पूरा खत्म करता हूँ, लेकिन पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर लेंगे, क्योंकि जितने भी आप पेपर उठाएंगे या कोई बुकलेट उठाएं या PYQ उठाएं, उसमें मोशन के प्लेन में क्वेश्चन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तक का ही दिया रहेगा, वो NCERT के हिसाब से बना होता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया? देखिए डायरेक्शन के बारे में क्या लिखा गया, कहता है बाय डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी एट अ पॉइंट इट इज अलोंग द टेंजेंट। मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन जो टेंजेंट का डायरेक्शन होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। V और V' दिखाया जा रहा है यहाँ पे, है ना? डेल्टा V निकाला गया है। ठीक है, यूजिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये बता दिया आपको। सिंस द पाथ इज सर्कुलर, V हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि V टेंजेंशियल होता है, रेडियस क्या होता है बताइए? अलोंग द रेडियस होता है। इसीलिए जो आपका V' होगा वो भी R' के क्या होगा बताइए?
इसलिए डेल्टा वी हर हालत में डेल्टा आर के क्या होगा, परपेंडिकुलर। अगर वी आर के है, वी डैश आर डैश के है, डेल्टा वी तो डेल्टा वी डेल्टा आर के परपेंडिकुलर होगा। ये बात इसने बताई। और एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है। इसलिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी जो होगा वो भी आर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी रेडियली इनवर्ड होगा। बोलिए समझ में आ गया। यस उसके बाद आता है ये ड्राइवेशन पे, ठीक। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज दिस। बोलिए होता कि नहीं होता, वही डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। बार बार बोल रहा हूँ, बोल्ड लेटर का मतलब वेक्टर है। तो ये कहना चाहता है कि भाई ए का जो मॉड्यूलस होगा वो इनफैक्ट डेल्टा वी वेक्टर बाई डेल्टा टी का मॉड्यूलस होगा। लेकिन अगर आप इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो आपको लिमिट कंडीशन क्या लगाना पड़ेगा बताइए, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लगाना पड़ेगा। यही बात यहाँ लिखी जा रही है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी इसी से निकलेगा, बिल्कुल सिमिलर है भाई। देखिए ट्रायंगल जो रेडियस वाला ट्रायंगल है सी पी पी डैश, इसमें ये एंगल डेल्टा थीटा है हाँ तो और इसमें ये डेल्टा थीटा है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। सही है, एंगल बराबर हो गया, आइसोसेलेस है ये, ऐसे रूल से सिमिलर प्रूव हो जाएगा। सही है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है, सिमिलर है। CPST बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो उससे क्या जाएगा, तो वेलोसिटी ट्रायंगल में जहाँ डेल्टा वी है, रेडियस ट्रायंगल में वहाँ डेल्टा आर है। वेलोसिटी ट्रायंगल में जहाँ मॉड्यूलस वी का आ जाएगा, रेडियस वाले में कैपिटल आर का आ जाएगा। आप चाहे इसमें आर ले लीजिए चाहे आर डैश ले लीजिए। अगर यहाँ वी डैश लेंगे तो यहाँ आर डैश लिखेंगे तो भी उनका मैग्नीट्यूड यही आएगा, और अगर आप वी लिखते हैं तो यहाँ आर लिखेंगे तो भी उनका मैग्नीट्यूड आर ही आएगा। कैपिटल आर रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ तक समझ में आया। अरे बोलो भाई, तो इससे डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी इंटू डेल्टा आर अपॉन आर। बोले क्लियर है। अब जरा इस स्टेप को देखिए क्या लिखा हुआ। अभी अभी आपको बोला कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी का मोड है ना, मॉड्यूलस ऑफ एक्सेलरेशन, एंड दैट इज व्हेन टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल, T tends to टी टेंड्स टू। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले हमने डेल्टा वी वेक्टर का ऊपर में वैल्यू निकाला, कितना निकाला जी, वी इन डेल्टा आर अपॉन कैपिटल आर। उसको वहाँ रख दीजिए। सही है, तो रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, वी डेल्टा आर अपॉन कैपिटल आर इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। वी बाई आर को बाहर ले लीजिए, वी बाई आर को क्या किया आपने, बाहर ले लिया, तो आपको क्या मिला बताइए, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी मिला। पहले बता दीजिए ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अभी डेल्टा आर है क्या, डिस्प्लेसमेंट है ना भाई। अरे डेल्टा आर क्या है, डेल्टा आर क्या है, तो उसको वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, स्पेशली अगर आप एंगल बहुत छोटा ले रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर एंगल बहुत छोटा हुआ, ये देखिए नॉर्मली ये आर्क लेंथ के बराबर होना चाहिए, हाँ या ना, किसकी बात कर रहे हैं, डेल्टा आर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ये एंगल बहुत छोटा हो गया, ओ भाई ध्यान दो, अगर ये डेल्टा थीटा है और ये डेल्टा आर है, दिख रहा है आपको, लेकिन ये एंगल अगर बहुत छोटा करते जाए, आप बहुत स्मॉल एंगल कर दे, से फॉर एग्जांपल आप यहाँ से केवल यहीं तक लेते, तो क्या हो जाता बताइए, ये एंगल बहुत छोटा हो जाता। theta tends तो क्या आपके कॉर्ड और टेंजेंट का अंतर मिट नहीं जाता, तो आपका ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा या आर्क लेंथ होगा, दोनों लगभग आप बराबर कर सकते हैं। ठीक, और इसको स्पीड इंटू टाइम लिख सकते हैं। बोलिए समझ में आ रही है बात। तो बहुत छोटे एंगल के कंडीशन में आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये v इंटू डी टी के बराबर होगा। बोलिए सही है। फॉर वेरी स्मॉल एंगल कॉर्ड एंड आर्क लेंथ बिकम सेम। ठीक है, और आपको v डी टी क्या दिखलाता है, v इज बेसिकली स्पीड। अबे v क्या है और dt क्या है, टाइम। तो क्या दिखलाएगा, स्मॉल डिस्टेंस कवर्ड। अब यहाँ पे बड़ा फैक्टर कर जाता है, यहाँ पे ds ये होता। बोलिए होता कि नहीं होता, अगर बड़ा एंगल लेते तो ds ये होता ना, लेकिन ये आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, ये आपका डिस्टेंस कवर्ड होता। बोलिए हाँ या ना। लेकिन जब आपका एंगल छोटा हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बोले या डिस्टेंस बोले, दोनों सेम चीज़ हो जाएगा। बोले क्लियर है। सो फॉर वेरी स्मॉल एंगल वी कैन राइट डेल्टा आर एज स्पीड इंटू टाइम। क्लियर, क्या किया आपने बताइए। अगर डेल्टा आर को आप लिख सकते हैं वी डेल्टा टी, तो ऑब्वियसली डेल्टा आर बाई डेल्टा टी को आप वी लिख सकते हैं। बोलिए हाँ या ना। इसको इस इक्वेशन में डाल दीजिए, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी क्या डाल दीजिए, वी। तो बताइए आपका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, वी बाई आर पहले से है और एक और वी आ गया, तो ये बन गया वी स्क्वायर बाई आर। यही हो गया आपके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया बताइए, वी स्क्वायर बाई आर हो गया। बोलिए समझ में आया। अभी मैं इसका सस्ता और आसान टिकाऊ तरीका बताऊंगा जो एक दो लाइन में समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बार इसको भी देखना बनता है कौन कौन से वेक्टर को यूज़ कर रहा है। एक्सेलरेशन का नाम आपने क्या रखा था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो उसकी वैल्यू निकल गई। ये सर्कुलर मोशन का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल का कौन सा एक्सेलरेशन, भाई स्मॉल टाइम इंटरवल निकाल रहे हो ना, तो आप इसको क्या कह सकते हो, इट इज़ द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन यूसीएम। यूसीएम का मतलब uniform circular जी, तो अब से मैं यही नोटेशन यूज़ करूँगा। यूसीएम का मतलब हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बोलिए समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत, बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो है, दस द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विथ स्पीड v इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r हैज़ अ मैग्नीट्यूड v स्क्वायर बाई r
and it is always directed towards the center, that is it is called centripetal acceleration. तो आप एक नया क्वांटिटी डिफाइन करने जा रहे हैं जिसका नाम होता है एंगुलर वेलोसिटी. ठीक, एंगुलर वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. कैसे डिफाइन करते हैं? Rate of change of टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो एंगुलर वेलोसिटी इज डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी. इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड. बोलिए समझ में आ गया? और स्पीड का मतलब तो आप ऑलरेडी जानते हैं. स्पीड का मतलब क्या होता है बताइए? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. ठीक है, इट इज़ द स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. सही है, तो वी को आप डेल्टा एस बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं. बोलिए समझ में आ रहा है? अब ये बताइए डेल्टा एस और डेल्टा थीटा के बीच में कोई रिलेशन है? याद रखिए डेल्टा एस किसका नाम हम ले रहे हैं, एक बार फिर से इस बात को अच्छे से समझ लीजिए. अगर ये सर्किल है, speed ना. एक सेकंड, हाँ जी, देखिए ये आपका डेल्टा थीटा है, हाँ है ना, और ये जो आपको आर्क लेंथ दिख रहा है ये आपका डिस्टेंस है. सही है ना? स्पीड आपकी इधर है ना जी, आर्क की तरफ, तो डेल्टा टी टाइम में जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो आर्क ही होगा ना. अब क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन आप जानते हैं पहले से? अगर रेडियस आपको आर दिया हुआ है तो रेडियन बिल्कुल क्या होता है बताइए? सर डेल्टा एस को आप लिख सकते हैं रेडियस मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा थीटा. ऐसा पढ़ा है कुछ आपने पहले? पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? तो इसको यूज़ करते हैं यहाँ पे. तो बताइए क्या हम v को लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिए, क्या हम v को लिख सकते हैं आर डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी? हो सके लिख सकते हैं. डेल्टा एस की वैल्यू डाल दी हमने. और ये बताइए डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी को आपने अभी भी क्या डिफाइन किया है? ओमेगा. एंगुलर वेलोसिटी. तो ये v कितना आ गया बताइए? आर ओमेगा. ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन whom? दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. सभी तो स्पीड है ना. हाँ, v स्पीड है बिल्कुल. एंगुलर उसको v को आप टेंजेंशियल स्पीड कहिए, टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कहिए. बिल्कुल. तो टेंजेंशियल स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन क्या है? v इक्वल टू आर. ठीक है, समझ में आ गया? तो एज यू कैन सी डेल्टा स्क्वायर डेल्टा थीटा डाला गया है ना. देयरफॉर आपका रिलेशन क्या आ गया? v इक्वल टू आर ओमेगा आ गया. तो दो बार लिखने की जरूरत है नहीं, तो इसको हटा देता हूँ. ठीक है, खामखा बच्चे कंफ्यूज होंगे नोट्स देखेंगे तो. हाँ, ये आपको रिलेशन पता है पहले से, इसको आपने यूज़ कर लिया. अब ये रिलेशन आप यूज़ करिए कहाँ? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन में. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आपने लिखा था v स्क्वायर बाई आर, और v को अभी अभी आपने प्रूव किया है किसके बराबर? r इंटू ओमेगा के बराबर. बोलो भाई, तो इसको यूज़ करेंगे आप. तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? ओमेगा स्क्वायर. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का आपको एक और फार्मूला मिला. पहले एक फार्मूला था आपके पास था v स्क्वायर बाई आर, दूसरा फार्मूला आपके पास आ गया ओमेगा स्क्वायर. बोले यहाँ तक समझ में आया? ओमेगा की यूनिट क्या होती है? बिल्कुल रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, आपको थोड़े से और यूनिट बता देता हूँ, कभी आपको कन्फ्यूजन ना हो. ठीक है, अगर ओमेगा दिया हुआ है आरपीएम में, अगर कहीं दिया हुआ आरपीएम, तो आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट. सही है, तो ओमेगा को आप फिर रेडियन पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करिएगा? तो देखिए एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल कवर होता है? 2 पाई पूरा रेडियन में. हाँ. तो 2 पाई कवर हुआ है कितने सेकंड्स में बताइए? 60 सेकंड में. तो अगर n पाई दिया हुआ है, n रेवोल्यूशंस पर मिनट दिया हुआ है, मान लीजिए दिया हुआ है n रेवोल्यूशंस पर मिनट है, क्या दिया हुआ है? स्पीड n रेवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है. तो आप उसको क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई n. तो ओमेगा अगर रेवोल्यूशंस पर मिनट में दिया हुआ है तो ध्यान रखिए आप ओमेगा को 2 पाई n बाई 60 लिख सकते हैं. बोलिए समझ में आ गया? n क्या है? आरपीएम है. n क्या है? उसको आपने किस में कन्वर्ट किया है? रेडियन. याद रहेगा? बताइए अगर n आरपीएस में लिखा रहता तो आप क्या लिखते? रेडियन पर सेकंड. अगर ओमेगा लिखा हुआ है इन आरपीएस तो 60 से डिवाइड नहीं करेंगे फिर हम रेडियन पर सेकंड बदलेंगे, खाली 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे. तो उस केस में आप ओमेगा रेडियन पर सेकंड में कितना लिख सकते हैं बताइए? मैं इसको जरा ठीक कर दूँ. ओमेगा इक्वल टू n आरपीएस दिया हुआ है रेवोल्यूशन पर सेकंड, तो आपको केवल 2 पाई से मल्टीप्लाई करने का है और कुछ करने का नहीं. बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया? अरे भैया समझ में आया कि नहीं आया? ठीक. अच्छा एक और इसको एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. देखिए ओमेगा आर जो आपका लिखा हुआ है, ओमेगा स्क्वायर आर, इसमें ओमेगा आर को अलग कर दीजिए और एक ओमेगा और अलग कर दीजिए. तो क्या आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को v ओमेगा भी लिख सकते हैं क्या? आर ओमेगा की जगह v लिख सकते हैं ना. सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को आप v इंटू ओमेगा भी लिख सकते हैं. बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए हम बात करेंगे टाइम पीरियड की. तो टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. एक चक्कर पूरा मारने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं. और इसका ठीक उल्टा होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड पर सेकंड इज कॉल्ड व्हाट? फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है बताइए? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड पर सेकंड.
पर सेकेंड। इस पूरे चक्कर में वो डिस्टेंस कितना मूव करता है बताइए। हाउएवर, है ना, ड्यूरिंग दिस टाइम द ऑब्जेक्ट मूव्स अ डिस्टेंस इक्वल टू 2πr। सही है। तो इनका यूज़ करके कैसे लिख सकते हैं, तो बताइए आप, क्या आप स्पीड को डिस्टेंस बाई टाइम लिख सकते हो? व्हाट इज डिस्टेंस 2πr, व्हाट इज टाइम कैपिटल T। अगर एक चक्कर की बात ले ले, स्पीड तो कांस्टेंट है ना, आधे चक्कर में निकालो, एक चक्कर में निकालो, 60 डिग्री में निकालो, बात वही आएगी। तो बताइए ये रिजल्ट समझ में आ रहा है आपको? और 1/T को हम क्या लिख देंगे? न्यू लिख देंगे। न्यू माने फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी माने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो देखिए v को हम इतना भी लिख सकते हैं, बोलिए चलेगा? अरे बोलिए भाई। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा को लिख सकते हैं 2π न्यू। अब आप बोलेंगे कैसे? अरे भैया ओमेगा क्या होता है? बिल्कुल, और डेल्टा थीटा कितना एक चक्कर में कवर कर रहे हैं आप? 2π। और टाइम कितना ले रहे हैं? कैपिटल T। 1/T को न्यू लिख दीजिए। अरे कहिए ठीक है? अरे बोलिए ठीक। अब इस दोनों इसका इस्तेमाल अगर हम कर ले किस में? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभी अभी आपने क्या लिखा था बताइए? ओमेगा स्क्वायर आर लिखा था, बोलिए हाँ या ना? तो उसमें ओमेगा की ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे डाल दीजिए, तो क्या आपको ये रिलेशन मिलेगा? हाँ। 2π न्यू डाल दिया आपने, ठीक है। लेकिन मुझे इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कोई एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, दोनों याद रहें तो बहुत बढ़िया है। और एक आप ओमेगा का वैल्यू याद रख लीजिए, बाकी आपको प्रॉब्लम में उसको यूज़ करके डिराइव करना होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन याद करेंगे तो दिमाग खराब होगा, फिर आप समझ में आ गई बात? बोलिए क्लियर है यहाँ तक? आइए एग्जाम्पल 4.1 देखते हैं, पढ़िए। एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। इंसेक्ट फंसा हुआ है, ग्रूव में फंसा हुआ है, ठीक है। ग्रूव समझते हैं ना? चलता फिरता सब। अरे नहीं भाई, ग्रूव का मतलब हुआ जैसे कुरेद कुरेद के हमें एक रास्ता बना दूँ सर्कुलर, उसी में फंस गया, गड्ढा बना दूँ सर्कुलर, समझ में आ रही बात? उसी में वो फंस गया है, तो ग्रूव में फंसा हुआ है। और कंप्लीट 7 रेवोल्यूशन करता है 100 सेकंड में। 7 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है 100 सेकंड में। सबसे पहले आपको एंगुलर स्पीड बतानी है। चलिए बताइए एंगुलर स्पीड पहले कौन बताएगा जल्दी से, बिना मेरी मदद के? तो एंगुलर स्पीड कैसे निकालेंगे बताइए? डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी से निकालेंगे ना। करिए बताइए। टाइम तो आपको पता है, टाइम हमारा 100 सेकंड। और कितना रेवोल्यूशन किया उसमें? 7 रेवोल्यूशन में कितना एंगल कवर करेगा? 14 पाई। 14 पाई होगा ना? अरे 7 × 2 पाई नहीं होगा? n वाला कर देना, n to pi form। बेसिक से करिए, तुरंत बन जाएगा। 100 सेकंड आ गया यहाँ पे, तो 14 पाई बाई 100 0.14 पाई, नहीं रेडियन पर सेकंड। ये देखिए, ये तो निकल गया आपका एंगुलर वेलोसिटी। सेकंड पार्ट क्या कहता है, निकालने जल्दी करिए। व्हाट इज द एक्सेलरेशन वेक्टर? नहीं, पहले बोलते इज द एक्सेलरेशन वेक्टर। अच्छा, लीनियर स्पीड निकालने बोल रहे हैं। चलिए लीनियर स्पीड बताइए कैसे निकालेंगे? v इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा निकला हुआ, उसमें आर मल्टीप्लाई कर दिए। आर कितना है? 0.12 मीटर। अरे बोलना, इंटू 0.14 पाई रेडियन पर सेकंड। रेडियन डायमेंशन लेस होता है, आपको पता है। तो ये 14 और 18 दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पाई साथ में लगा दीजिएगा, मीटर पर सेकंड में आपका आ जाएगा। कितना होगा ये? 14 × 12 140, 140 और 28 कितना हुआ? 168। 0.0168 मेरे ख्याल से 0.0168 मीटर पर सेकंड ये होना चाहिए, ठीक है। ठीक, कर लेना कैलकुलेशन, आ जाएगा। इज द एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर? बताइए एक्सेलरेशन वेक्टर क्या कांस्टेंट वेक्टर है, हाँ कि ना? एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट है। हाँ, एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट है क्या? मैं आपको गलत बोलने पे उकसाता हूँ, चलिए कि आप गलती करें। एक्सेलरेशन v² आर होता है, और v तो कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में। एक्सेलरेशन ओमेगा² आर होता है, एक्सेलरेशन आर भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है। बताइए एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट है कि नहीं? इज एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट, हाँ कि ना? जल्दी बोलो। नो, वाई? डायरेक्शन इज चेंजिंग। बिल्कुल, ये गलती ना करेंगे। मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही है, आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट है कि नहीं। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होती है? टुवर्ड सेंटर। तो लगातार पार्टिकल पोजीशन बदल रहा है, तो टुवर्ड सेंटर वाला डायरेक्शन भी तो बदलेगा ना। आप समझ रहे हैं बात? अरे ठीक समझ लिए, पूरा समझने का पैसा दिया, कर क्या रहे हो भाई तुम? भाई वो डांसिंग, ये देखिए ये दिख रहे हैं आपको वेक्टर सारे? ये कौन से वेक्टर हैं बताइए? ये सारे के सारे एक्सेलरेशन वेक्टर हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बोलिए है कि नहीं है? और किधर है बताइए? और पार्टिकल की पोजीशन कहाँ कहाँ है? पार्टिकल की पोजीशन है यहाँ पे, हाँ है ना? फिर पार्टिकल की पोजीशन है यहाँ पे। तो जैसे जैसे पार्टिकल अपना पोजीशन बदल रहा है, वैसे वैसे एक्सेलरेशन वेक्टर भी अपना पोजीशन बदल रहा है, रेडियस वेक्टर भी अपना पोजीशन बदल रहा है। कोई भी वेक्टर कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, नो वेक्टर इज कांस्टेंट। अभी तक जितने वेक्टर्स हमने डिस्कस किए, ठीक है ना? तो v कांस्टेंट है ना? v वेक्टर नॉट कांस्टेंट, रेडियस वेक्टर नॉट कांस्टेंट,
हाँ, इनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है। एक्सेलरेशन वेक्टर नॉट कांस्टेंट, कोई भी वेक्टर यहाँ कांस्टेंट नहीं है जिसका अभी तक डिस्कशन हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर, तो आंसर आप बोलेंगे बिग नो। बोलिए समझ में आया? व्हाट इज द मैग, हाँ ओमेगा वेक्टर है, उस पर आऊँगा अभी, थोड़ा सा जो कॉम्पिटिटिव पार्ट है उस पर आऊँगा अभी, ठीक है, उस पर डिबेट है अभी थोड़ा सा। अभी फिलहाल तो हमने उसको डिफाइन नहीं किया वेक्टर की तरह से, लेकिन वेक्टर हो सकता है, सिचुएशनल वेक्टर है, पर्टिकुलर सिचुएशन में इट कैन बी ए वेक्टर, ठीक है। लेकिन इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी मांग रहा है आपसे, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बताइए? तो आप कैसे निकाल लीजिए, आपके पास वी आ चुका है, तो आप वी स्क्वायर बाई आर से निकाल लीजिए, आप ओमेगा स्क्वायर आर से निकाल। चलिए उल्टा चलते हैं, खतरनाक वाले से हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। अ साइक्लिस्ट इज राइडिंग विद ए स्पीड ऑफ, ये पहला क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन का, रादर आखिरी क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन, पीछे से चल रहे हैं। अ साइक्लिस्ट इज राइडिंग विद ए स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर। हाँ बहना बता, 27 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कितना लिखेगी? इनको कर दो 5/t। कर दो ना, मेरे को नौकरी पर रखा इंटू करने के लिए, तो फिर करो। 7.5। चलो ठीक है, अच्छी बात है। 9 3 27, 9 3 18 है ना जी, तो 3/2 हो जाएगा, 3 5 15/2, 7.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अप्रोचेज अ रोड ऑफ रेडियस 80 मीटर। देखिए भाई साहब, रेडियस दे दिया आपको, अबे हाँ तो बोलो, यस सर। और ये तुम्हारी स्पीड हो गई, सही है। अप्लाइड ब्रेक्स एंड रिड्यूसेस स्पीड एट कांस्टेंट रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड। देखिए फंसाने का पूरा प्रयास किया गया, बताइए क्या दिया हुआ है? एवरी सेकंड में टाइम फ्रीक्वेंसी ना, स्पीड। पूरा पढ़िए। reduces his speed at constant rate of 0.5 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड। देखिए ये लास्ट का क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, जितना एनसीईआरटी में पढ़ाया गया उससे नहीं सॉल्व होगा, कुछ और होगा इसमें। ये क्या है समझिए, स्पीड घटने का रेट क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो ये आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, लेकिन ये कौन सा एक्सेलरेशन दिया हुआ समझिए। स्पीड घट रहा है, क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? नंबर 1, नो, इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, ठीक है। ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनको मैंने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 1D में ही पढ़ाया है, काइनेमेटिक्स के सारे पैरामीटर इनको पढ़ा दिए हैं पहले से, ठीक है, तो इनको पता है। देखिए एक्सेलरेशन का 2 काम हो सकता है, ठीक है। 2 मिनट में इनको जरा सिनॉप्सिस दे देने दीजिए। पी लिया पानी वाली, तो जरा फोकस कर लो यहाँ पे, ठीक है। हो गया खत्म, आइए इधर देखिए जरा। नहीं, आपको मैं ऐसे बताता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए ये आपकी वेलोसिटी है, ठीक है। 2 बार मैंने डायग्राम बनाया, क्या है ये? वेलोसिटी है। क्या है ये? वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक। फिर मैंने 2 और डायग्राम बनाए। पता है लाल वाला वेक्टर क्या है? गेस कीजिए, व्हाट इज दिस लाल वाला वेक्टर? आर नहीं, अरे बन जा भाई, क्या कर रहा है? हाँ, ये जो वेक्टर है लाल वाला, ये वेक्टर है आपका एक्सेलरेशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर है? एक्सेलरेशन वेक्टर। एक सेकंड मैं इसको प्लेस करता हूँ जगह पे, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। क्लियरली हम जो बात कर रहे हैं वो एक 2 डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं, बिकॉज ये लीनियर तो नहीं होगा, एक्सेलरेशन इसकी किसी और डायरेक्शन में। अब उद्देश्य कहने का देखिए क्या है, क्यों बताया गया है इसको। एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट हो सकते हैं डिफाइंड। कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? वेक्टर आप लोग पढ़ चुके हैं, तो मैं लिबर्टी ले रहा हूँ कि मैं कंपोनेंट्स पे धड़ाधड़ जा सकूँ। देखिए एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट वो लीजिए जो वेलोसिटी के पैरेलल होगा, चाहे एंटी पैरेलल भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। इस केस में पैरेलल है, इस केस में एंटी पैरेलल है, हाँ या ना? अरे बोलिए। इस कंपोनेंट का नाम होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या नाम होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। प्यार से मैं इसको एटी कहता हूँ, कहीं कहीं ये ए पैरेलल भी रहेगा, मतलब कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पैरेलल टू वेलोसिटी। कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पैरेलल टू वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे एटी आपका अगेंस्ट है वेलोसिटी का, नाम अभी भी इसका यही रहेगा, एटी आई पैरेलल। बोलिए समझ में आया? एक एक्सेलरेशन ये हो गया। एक्सेलरेशन का कोई जरूरी थोड़ी है कि एक्सेलरेशन हमेशा परपेंडिकुलर ही हो या हमेशा अलोंग द वेलोसिटी हो, इंक्लाइन भी तो हो सकता है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है? परपेंडिकुलर है, तो नाम पड़ गया सेंट्रीपिटल। अरे बोलिए। और रेक्टिलिनियर मोशन में क्या था? बिल्कुल वेलोसिटी का अलोंग था, तो उसका नाम पड़ गया, वो भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था, ठीक है। लेकिन इसके उल्टा ये भी तो हो सकता है कि वो इंक्लाइन बने और दोनों कंपोनेंट मौजूद हो, उसी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक और वेक्टर खींच रहा हूँ यहाँ पे, फटाफट देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। ये एक और हमने वेक्टर खींचा है, ये एक्सेलरेशन का दूसरा कंपोनेंट है। बोलिए एक्सेलरेशन के दोनों कंपोनेंट सही बनाए मैंने? एक्सेलरेशन वेक्टर बीच में और 2 कंपोनेंट साइड बाय साइड हैं। अबे क्या हुआ, कुछ बोलोगे? नहीं बोलोगे? मत बोलो, सब सही है ना। तो इसका जो नाम होता है, इसको हम बोलते हैं ए परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? अब इसके ढेर सारे नाम हैं, इसका नाम ए ट्रांसवर्स भी है,
और स्पेशली सर्कुलर मोशन में इसका नाम सेंट्रीपिटल पड़ जाता है, ठीक है। इसका नाम क्या पड़ जाता है? सेंट्रीपिटल। लेकिन सेंट्रीपिटल नाम इसका कब पड़ता है? इन सर्कुलर मोशन, स्पेशल कंडीशन, नहीं तो इसका नाम ए ट्रांसवर्स होता है, ए परपेंडिकुलर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इन दोनों एक्सेलरेशन का काम क्या है समझिए। सबसे पहले हम बात बोल रहे हैं किसके बारे में, क्योंकि आपको नया नया आपने पढ़ा है अभी, तो हम बात कर रहे हैं ए परपेंडिकुलर के बारे में। इसका काम है, जॉब इज टू चेंज डायरेक्शन ओनली, जॉब इज टू चेंज, जॉब इज टू चेंज डायरेक्शन। जी। इसको आप सीधा सीधा dv कैप बाई dt लिख सकते हैं। अगर आप एक्सप्रेशन ही लिखना चाहते हैं तो आप इसको dv कैप बाई dt लिख सकते हैं। इसका काम डायरेक्शन चेंज करना है खाली, इसका काम स्पीड चेंज करना नहीं है। ये स्पीड को ना बढ़ाएगा ना घटाएगा, इसका काम क्या है बताइए केवल। डायरेक्शन चेंज। तो अगर कहीं पे 2D मोशन हो रहा हो, सर्कुलर मोशन हो रहा है, कर्वीलिनियर मोशन हो रहा है, जहाँ डायरेक्शन का चेंज है, ये बिना इसके नहीं हो सकता, ये बिना इसके पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे ही डायरेक्शन आपका चेंज होगा। बोलिए, समझ में आ रहा है? अरे बोलिए भाई, ठीक। बिना इसके कोई भी तरह का कर्वीलिनियर मोशन पॉसिबल। सेंट्रीपिटल था तभी तो सर्कुलर मोशन हुआ ना, तो वहां भी ये ट्रांसवर्स था। ओके, दूसरा हमने ये पर्पल कलर से डिफाइन किया है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। इसका नाम है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या नाम है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कह लीजिए, ए पैरेलल कह लीजिए। ये वही है जिसके बारे में आप जानते हैं। बेसिकली इसका काम होता है स्पीड को चेंज करना। क्या काम है इसका बताइए? जॉब इज टू चेंज ऑफ चेंज स्पीड। अब चाहे उसको घटाना हो चाहे उसको बढ़ाना हो, अगर ये सपोर्ट में हुआ तो बढ़ा सकता है, अगर ये अपोजिशन में हुआ तो क्या कर सकता है? और इसका डेफिनेशन जो होता है ए पैरेलल का या ए टेंजेंशियल का, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। यही ये वेक्टर है जिसको आप dv बाई dt लिखते हो, या आप इसको v dv बाई ds लिखते हो। याद आ रहा है? या तो दोनों वेक्टर का काम समझ में आया, दोनों वेक्टर का यूटिलिटी समझ में आया। अब बताइए, रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे थे तो इनमें से कौन सा था? जब रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे थे तो इनमें से कौन सा था? टेंजेंशियल ही था खाली, वहाँ रेडियल नहीं था। रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर रेडियल नहीं था, ट्रांसवर्स नहीं था। रेडियल भी इसी को बोलते हैं, ट्रांसवर्स भी इसी को बोलते हैं। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछ लेना, मेरे को जरा 1 सेकंड लेक्चर निपटा लेने दो, उसके बाद पूछ लेना, ठीक? पूरा क्वेश्चन पूछना, पूरी इजाज़त है। क्या बोला मैंने? इन रेक्टिलिनियर मोशन बताइए कौन सा एक्सेलरेशन होगा, कौन सा नहीं होगा? ए पैरेलल इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 0। इसीलिए वहाँ डायरेक्शन बार बार चेंज नहीं होता, वहाँ डायरेक्शन सेम रहता है। जबकि अगर आप बात करें किस तरह के मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हाँ या ना, इन यूसीएम ए परपेंडिकुलर 0 नहीं होता, बट ए पैरेलल 0 होता है, इसलिए वहाँ स्पीड नहीं चेंज होती। यहाँ क्या नहीं चेंज होता? डायरेक्शन डजंट, कोई बोल ही नहीं रहा है। और यहाँ क्या? स्पीड डजंट चेंज। लेकिन जहाँ दोनों हो वहाँ तो आपको निकालना पड़ेगा फिर नेट एक्सेलरेशन। तो आपका जो नेट एक्सेलरेशन होगा, जिसको कि मैं यहाँ कोई अलग कलर दिखाता हूँ, ग्रीन से दिखाता हूँ, चलिए, ये आपका नेट एक्सेलरेशन है, जो ए वेक्टर लिखा हुआ है ना। अब बताइए, इस एक्सेलरेशन को आपको निकालने के लिए क्या करना होगा? क्या आपको इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं लेना होगा? लेना होगा ना। और ये दोनों वेक्टर तो भाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, तो बताइए इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा? परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो जो आपका नेट एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन जो है, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ ए पैरेलल स्क्वायर प्लस ए परपेंडिकुलर स्क्वायर। बोलिए, समझ में आ रहा है? आप इसको कह सकते हैं ए टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस ए ट्रांसवर्स कह लो या रेडियल कह लो, उसका स्क्वायर। नेट एक्सेलरेशन इतना, अगर दोनों हो गए तो, और तब डेफिनेटली आपका मोशन कर्वीलिनियर मोशन होगा, और डेफिनेटली उसकी स्पीड बढ़ भी रही होगी, घट भी सकती है। पहले वाले केस में स्पीड बताइए क्या हो रही है? बढ़ रही, घट रही है? क्योंकि एक्सेलरेशन सपोर्ट कर रहा है वेलोसिटी को। दूसरे वाले में क्या हो रहा है? घट रही है। लेकिन कब दोनों में होगा? दोनों में ऊपर की तरफ मुड़ेगा। समझ आ गई बात? इसी के साथ साथ अगर आपको बोल दिया जाए कि बताइए श्याम, 1 सेकंड क्वेश्चन याद रखना अपना, क्या पूछना चाहते हो, मैं अभी बताता हूँ तुम्हारा क्वेश्चन। आपको ये एंगल निकालने बोल दिया जाए, बताइए बीटा एंगल कौन सा एंगल है? बताइए व्हाट इज बीटा एंगल हियर इन द डायग्राम, टेल मी। Acceleration parallel and बीटा इज द एंगल बिटवीन, A parallel and A. तो ए टेंजेंशियल एंड नेट एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रही है? क्या मैं इसको tan इनवर्स
ए परपेंडिकुलर बाई ए पैरेलल लिख सकता हूँ क्या? अरे भैया tan बीटा देखिए ना, दिस बाई दिस होगा ना, दिस बाई दिस, सही है? तो ये भी निकालने दे सकता है आपको, यानी कि tan इनवर्स ए टेंजेंशियल बाई ए रेडियल बाई ए टेंजेंशियल, नहीं जी, ए रेडियल बाई ए टेंजेंशियल। तो ये प्रॉब्लम में देखिए तड़का लग गया, अभी जो प्रॉब्लम है उसमें यही तड़का लगा हुआ है। पूरी समझ में आ गया है? एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से? टेंजेंशियल और रेडियल। रेडियल क्या करता है? टेंजेंशियल क्या करता है? स्पीड चेंज करता है, ठीक है? अब आइए अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब आपको क्या दे रहा है ये 0.5 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड जो दे रहा है, ये क्या है बताइए? 0.5 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड जो दे रहा है, ये और कुछ नहीं है, ये है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। 0.5 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड का मतलब क्या हुआ भाई? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ, और चूंकि स्पीड को चेंज करवा रहा है ये, तो ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बोलिए समझ में आ गया? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट ऑन द ओवरटर्न? ठीक, स्पीड याद हो गई। स्पीड कितनी है बताइए? 7.5 मीटर पर सेकंड। रेडियस कितना है? 80 मीटर। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। चलिए बताइए AC कैसे निकालेंगे? AC निकालेंगे v²/r से। अरे बोलो भाई, v कितना निकाला तुमने? 15/2, 7.5। रेडियस कितना है तुम्हारा? 80। ये हो गया 225/4, 80 चुके 320, सही है? इसको अपन बाद में इवेल्युएट करते रहेंगे, ठीक? कैलकुलेशन सही है? 8 चुके 32, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल निकल गया, सेंट्रीपिटल कह लो या रेडियल कह लो, एक ही बात है। अरे बोलो यार, टेंजेंशियल की वैल्यू कितनी दी हुई है? दी हुई है पहले से 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? अब बताइए आप क्या करेंगे? आपको नेट एक्सेलरेशन निकालना है और उसकी डायरेक्शन निकालनी है। अब डायरेक्शन किसके साथ निकालनी है? या तो आप टेंजेंशियल के साथ निकालेंगे या रेडियल के साथ। जनरली लोग टेंजेंशियल के साथ ही निकालते हैं, ठीक है? ठीक, अधीर ना हो, पेशेंस रखें, सबके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये वही डायग्राम है जो थोड़ा पहले बनाया था हमने। बताइए कौन सा एक्सेलरेशन है? नीचे वाला टेंजेंशियल। ये कौन सा एक्सेलरेशन है? रेडियल, ठीक है? अब बताओ कि ये कौन सा एक्सेलरेशन है? नेट एक्सेलरेशन, सही है? और हम एंगल निकाल देते हैं 80 के साथ, है ना? तो ये वेलोसिटी के साथ, अच्छा वेलोसिटी स्पीड रिड्यूस हो रही थी ना? हाँ, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। अब देख लीजिएगा आपको एंगल किसके साथ पूछ रहा है, क्योंकि वो खाली डायरेक्शन निकालने बोल रहा है, उसने स्पेसिफाई नहीं किया है कि आपको एंगल इस वेक्टर के साथ निकालना है कि उस वेक्टर के साथ निकालना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ निकाल लेते हैं या हम वेलोसिटी के साथ निकाल लेते हैं, जिससे मर्जी उससे निकाल लीजिए। फिलहाल मैं ये बीटा कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हूँ। क्या कोई बताएगा मेरे को बीटा tan इनवर्स कितना होगा जल्दी से? सर a/a + b cos थीटा। अरे इतना क्या करना है? a + b cos थीटा परपेंडिकुलर वेक्टर भाई, डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल से देखो, AR/AT, सही है? अब इसका वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, ये कैलकुलेट हो जाएगा। नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन कितना होगा बताइए? व्हाट इज नेट एक्सेलरेशन? कम ऑन, √of AC² + AT²। आप करते रहिएगा घर में, आपके पास AC भी है, आपके पास AT भी है, हो जाएगा ना? अरे बोलो, ये देखिए बहुत छोटा सा ये भी है, ये भी छोटा ही आएगा, मतलब 0.6 के आसपास आएगा, दोनों का मिला के कुछ रेशियो आएगा, कर लीजिएगा। इसमें डाल दीजिएगा तो आपका एंगल निकल जाएगा। अगर आपको वेलोसिटी के साथ एंगल निकालना दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब आंसर शीट में, तो आप समझ लीजिए कि आपको फिर यहाँ पे एंगल जो लिखना पड़ेगा विथ वेलोसिटी कितना निकला पड़ेगा? एंगल विथ वेलोसिटी वेक्टर किसकी? ऑफ एन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही लेंगे, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड ए नेट वेक्टर। अब श्याम जी पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे? सर मेरा ये क्वेश्चन था, ये जो टेंजेंशियल है वो स्पीड चेंज करता है। हाँ करता है। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ है। और जैसे लेकिन चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम एक स्केलर क्वांटिटी देता है, वैसे चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम वो भी तो एक स्केलर। बिल्कुल सही बात है, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। चेंज इन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है, बट ऐसा नहीं कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब उसका डायरेक्शन किधर होगा? मैं बताता हूँ किधर होगा। इट विल बी आइदर अलोंग वी कैप और अपोजिट टू वी कैप। आप अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को, बढ़िया सवाल है, अगर आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इन्होंने क्या पूछा आप लोगों को समझ में आया? अगर आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, यही चाहते हैं ना आप बदस्तूर dv/dt लिखिए सरकार, और साथ में वी कैप लगा दीजिए, और बोलेंगे सर हमेशा वी कैप की तरफ थोड़ी होगा, अपोजिट भी तो हो सकता है। तो उस केस में dv/dt नेगेटिव भी तो होगा आपका। स्पीड घटेगा तो dv/dt नेगेटिव लेके आ जाएगा, मतलब वी के अपोजिट हो गया। स्पीड बढ़ेगा तो dv/dt पॉजिटिव होगा, तो वी के सपोर्ट में आएगा। इसका वेक्टर एक्सप्रेशन ये है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा वो वेलोसिटी के पैरेलल होगा, इतना क्या, नेगेटिव होगा तो अपोजिट हो गया। अब बोलिए और कोई डाउट? अब ये क्वेश्चन का न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व हो जाएगा, इसको आप इसमें पुट कर दीजिएगा, निकाल लेंगे ना सब लोग, तो इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा।
एंगल निकाल लीजिएगा tan इनवर्स से। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी देखिए। ये हमने कर लिया। अच्छा, ये प्रोजेक्टाइल मैंने नहीं लिया, मैंने ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, 4.30 प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन का ही है। CM 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 CM। ये देखिए, पढ़िए। रीड ईच स्टेटमेंट बिलो एंड केयरफुली स्टेट whether it is true or false। बताइए, नेट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्किल। नेट एक्सेलरेशन हमेशा रेडियस ऑफ सर्किल की तरफ होता है। यूनिफॉर्म नहीं लिखा है इसने, माइंड इट, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं लिखा है इसने, तो इसका आंसर फॉल्स होगा बिल्कुल। इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें टेंजेंशियल भी आ जाए, एक्सेलरेशन इज नॉट अलोंग, नेट एक्सेलरेशन इज नॉट अलोंग सेंटर, नॉट टूवर्ड सेंटर। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो लिखा है ना। हाँ, तो इसने मेंशन नहीं किया ना, इन जनरल सर्कुलर मोशन लिखा है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहता है तो वहाँ पे नेट का मतलब क्या है, सेंट्रीपिटल ही, वहाँ पे वहाँ टेंजेंशियल है ही नहीं, तो वहाँ पे परपेंडिकुलर आ जाता है। ठीक है, अगला पढ़िए। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ पार्टिकल एट दैट पॉइंट। बताइए सही है कि गलत है? ये सही है, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है, टेंजेंट टू द पाथ होती है, तो ये ट्रू है, इसमें कुछ भी सफाई नहीं देनी। एक्सेलरेशन वेक्टर इन पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज ऑफ 1 साइकिल इज अ नल वेक्टर। वेरी गुड क्वेश्चन। वेक्टर का कांसेप्ट सबको पता है? बताइए क्या आंसर होगा। कहता है कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक चक्कर का एवरेज एक्सेलरेशन निकाले तो नल वेक्टर होगा, जीरो वेक्टर। करेक्ट है कि फॉल्स है? बताइए। करेक्ट है। एक चक्कर का अगर आप एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन निकालेंगे तो आप क्या लेंगे? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। एक चक्कर में तो वेलोसिटी भी एग्जैक्टली वहीं आ जाएगी जहां से चला था, तो बिल्कुल सही है। 0.1 times। यस, योर इनिशियल वेलोसिटी एंड योर फाइनल वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म आर सेम। आप जहां से चले थे जिस डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन पे आ जाएंगे ना एक चक्कर बाद, तो देयरफॉर ये ट्रू है। बोलिए, समझ में आ गया? आइए क्वेश्चन नंबर 4.18। एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। रेडियस दे दिया विद स्टीडी स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, कंपेयर इट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मीटर पर सेकंड में निकालना पड़ेगा। तो रेडियस की वैल्यू हमारी कितनी होगी बताइए? 1000 मीटर होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो भाई, स्पीड को फटाफट चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 900 गुना 5/18, 18 × 90 है ना, 18 × 90 250। करेक्ट। चलिए इसका वो निकालते हैं, वो मतलब सेंट्रीपिटल यहाँ निकालते हैं। सेंट्रीपिटल कितना होगा बताइए? सर v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 625 और 2 0, हाँ या ना, और r की वैल्यू है सर 1000, 62.5 आई थिंक, 62.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या आप इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रेशियो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ निकाल लेंगे? ये तो आप घर में कर सकते हैं ना, कंपेयर करना है ना। 62.5 और 9.8। हाँ, रेशियो निकाल लीजिएगा, कितने टाइम्स हो रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को बता दीजिएगा। बोलिए सही है? और देख लीजिए कौन कौन सा है। ये देखिए 4.17 सर्कुलर मोशन का है। जरा पेन का कलर चेंज कर लूँ तो कंफ्यूज हो जाएंगे। पढ़िए। A stone tied to the end of the string 80 सेंटीमीटर लॉन्ग इज whirled in a horizontal circle। याद रखना है डेटा, रेडियस है 80 सेंटीमीटर, 14 रेवोल्यूशन 25 सेकंड में कर रहा है, 14 रेवोल्यूशन 25 सेकंड में कर रहा है। मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑन द स्टोन। चलिए बड़ा करते हैं, ठीक। हाँ, क्या याद किया तुम लोगों ने बताओ? 0.8 मीटर तुम्हारा रेडियस हो गया। 14 रेवोल्यूशन। हाँ, 14 रेवोल्यूशन, 14 रेवोल्यूशन का मतलब 2 पाई इन कितना सेकंड? 25 सेकंड था मेरे हिसाब से, मेरी ज़्यादा बेटर है तुम लोग से। इतना रेडियन पर सेकंड आ गया। अरे बोलो। तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक तो सेंटर की तरफ होगा, डायरेक्शन तो बता ही दिया, और वैल्यू आप निकालेंगे ओमेगा स्क्वायर आर से। बोलिए सही है? सही है। तो ओमेगा स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ऊपर में 196, नीचे में 625, 4, साथ में आ जाएगा पाई स्क्वायर, और आर की वैल्यू हो जाएगी 0.8। आगे का काम आप खुद करेंगे, स्पून फीडिंग करने की जरूरत नहीं है।